नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं अभिनव श्रीवास्तव। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां आगे बढ़ा रहे होंगे। आज मैं अभिनव श्रीवास्तव इस मंच से आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा जानकारी भरा सेशन जो आधारित है संविधान और राज व्यवस्था। दोस्तों, अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको जनरल स्टडीज से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रीवियस पेपर्स पर आधारित कुछ ऐसे अहम टॉपिक और मुद्दों पर डिस्कस करने की हमने कोशिश की है, जिस पर अगर आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा धार देते हुए कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देकर फैक्ट्स को उसमें पिरोते हुए अगर अपना उत्तर और तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपकी कामयाबी निश्चित तौर पर आपका संवरण करेगी। साथ ही साथ एक बात और, इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एसएसजी गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म से मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आ रहे हैं सेशन उन क्लासेस का जो कि डेमो क्लासेस के तौर पर आपको अनुभव देंगे एक अलग एजुकेशन का, एक अलग शिक्षा प्रणाली और साथ ही साथ एक तैयारी का अलग स्तर। क्योंकि दोस्तों, आज आपके पास जनरल स्टडीज की तैयारी करने के लिए अनगिनत मंच उपलब्ध हैं जिनके दावों को मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन दावों की प्रामाणिकता को परखने की कोशिश जरूर आपने की होगी और करते रहे होंगे। लेकिन जैसा कि एसएसजी गुरुकुल का इतिहास रहा है और आप सबका समर्थन हमें आपके इस विश्वास और भरोसे की याद दिलाता रहता है, हम हमेशा समर्पित होते हैं दोस्तों आपके लिए कुछ ऐसा करने के लिए जो न केवल आपके सफर को आसान बनाए बल्कि आपको मनोबल प्रदान करे, ऐसी परीक्षा की तैयारी करने की जो आपको मौका देता है समाज में उन चीजों को बदलने का जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते, ऐसी चीज़ें जिनसे आप संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि चीज़ें जो आप संतुष्ट नहीं हैं जिनसे, उनके लिए 2 विकल्प आपके पास हैं। या तो आप उनके बारे में अपनी राय बदल दीजिए या फिर उन चीज़ों और व्यवस्थाओं को बदल दीजिए। और अगर आप व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप भरोसा करें अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर और अपनी क्षमताओं पर। और आपकी इन्हीं क्षमताओं को और इन्हेंस करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आज का ये सेशन आधारित है संविधान और राज व्यवस्था। दोस्तों, संविधान और राज व्यवस्था के बारे में काफी छात्र ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि ये विषय थोड़ा सा अनुच्छेदों पर आधारित, विभिन्न प्रकार की अनुसूचियां और भागों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप इसे एक सब्जेक्ट मानते हैं तो पहली गलती तो आप यही कर देते हैं। क्योंकि ये कोई विषय नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था जिसका हम खुद पिछले 75 वर्षों से हिस्सा हैं। यानी कि हमारे देश में संविधान के लागू होने के बाद से आप देख रहे हैं कि ये देश, इस देश की कार्यप्रणाली, इस देश की विधायिका, हमारी न्यायपालिका और हमारी कार्यपालिका इसी संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुरूप न केवल कार्य करती हैं, बल्कि इसमें दिए गए मार्गदर्शन और दिए गए मूल सिद्धांतों का पालन करने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के करीब 7 वर्षों के प्रश्न पत्रों को स्टडी करके क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए लेकर आ पाया हूं और कैसे ये आपकी मदद करेगा और कैसे इन सेगमेंट्स में अगर हम अपनी कमांड मजबूत करते हैं, अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, तो ये हमारी सफलता को सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो प्रश्न आप देखते हैं प्रीवियस पेपर्स के आधार पर, वो सबसे पहले पूछा जाता है आपकी प्रस्तावना से। यानी आपके शुरुआती जो सवाल मिलेंगे दोस्तों, वो मिलेंगे आपको आपकी प्रस्तावना से, यानी कि प्रियम्बल से। जैसा कि प्रियम्बल की पहली ही लाइन होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सवाल उठता है कि इंडिया या भारत। सवाल ये भी है कि इंडिया या भारत में अंतर क्या है। वास्तव में अभी हाल के दिनों में जिस तरह की बहस हम लोगों ने देखी है भारत और इंडिया के नाम को लेकर के, कितनी हकीकत है भारत में और कितना सफल है हमारा इंडिया नाम, क्या है इसका इतिहास, किस तरह की बैठकें हुई इसके निर्धारण के लिए, ये सारी चर्चाएं यहीं से प्रस्तावना से शुरू होती हैं। और जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि हम लोग ही हैं जिनके लिए बनाई गई है दोस्तों डेमोक्रेटिक व्यवस्था, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली। और इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आप जानते हैं 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: फॉर पीपल, बाय पीपल एंड फ्रॉम पीपल। यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और
लोगों में से ही चुनी जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। उसके अलावा इसके प्रमुख तत्वों की बात करते हैं, जिसमें हमारी संप्रभुता, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का नाम सबसे ऊपर है। ध्यान दीजिएगा कि स्टेट के लिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें पहली चीज होती है दोस्तों जनसंख्या, दूसरी चीज होती है सरकार, तीसरी चीज है भूभाग और चौथी चीज है हमारी संप्रभुता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन चारों में से अगर किसी भी तत्व की अनुपस्थिति है तो राज्य अपनी संभावना और अपने अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर पाएगा। तो इन चीजों को हमें यहां पर समझना होता है। फिर बात करते हैं उद्देशिका और उसकी विशेषताओं के बारे में, क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, वो उद्देशिका पर ही आधारित है। और इस उद्देशिका का मतलब है कि हमारे संविधान के बनाने या इसके निर्माण का क्या मकसद है, क्या संविधान जिस उद्देश्य से बनाया गया ये अपने उद्देश्यों को हासिल कर पा रहा है। जिस सामाजिक असमानता को दूर करने, जिस सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए संविधान बनाया गया, क्या हम उन लक्ष्यों को हासिल कर पाए हैं, इन सारी चीजों पर हमें यहां डिस्कस करना होता है। साथ ही हम यहाँ संविधान की प्रवृत्ति को भी समझेंगे कि क्या हमारा संविधान कठोर है या फिर ये लचीला है या फिर ये बैलेंस्ड है। दूसरी चीज मूल संरचना की बात करेंगे, जिसमें प्रश्न उठता है केशवानंद भारती के उस वाद से दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया था कि संविधान के मूल ढांचा जो उसका है संविधान का, उसे नुकसान पहुंचाना संभव नहीं है या नहीं पहुंचाया जा सकता। यानी जो मूल ढांचा हम लोगों ने पहले बनाया है वो कैसे आज भी बदलते परिवेश में भी प्रासंगिक है और कैसे वो हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है, ये भी यानी लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। इस पर आधारित सवाल आपसे पूछे गए हैं पहले भी। स्रोतों की बात करना जरूरी है, जो कि 1773 की अगर रेगुलेटिंग एक्ट की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हो जाती है हमारे संविधान की या उसके निर्माण की। और 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से ये चलता रहता है 1935 के भारत शासन अधिनियम तक। तो इस दौरान क्या कुछ हुआ जिसने हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया, वो सारे सवाल हमसे पूछे जाएंगे। अगली चीज जो है वो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स। कहां से शुरुआत होती है? 15 जून सन 1215 इंग्लैंड में टेम्स नदी के किनारे रेनिमीड नामक स्थान पर तत्कालीन राजा के द्वारा जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए उसे नाम दिया गया अधिकारों का घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा। और आज ये घोषणा पत्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना प्रासंगिक है, कितना संदर्भित है, ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। उसके अलावा प्रमुख अनुच्छेदों की बात करेंगे जो 12 से 35 तक के लिए है। संवैधानिक उपचार की बात करेंगे, क्योंकि संवैधानिक उपचार को कुछ लोगों ने, कुछ संविधान विशेषज्ञों ने या निर्माताओं ने इसी को आत्मा कहा, जबकि कुछ लोग प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं। तो क्या अंतर है प्रस्तावना और संवैधानिक उपचारों की संकल्पना में, ये हमें जानना होगा। आर्टिकल 32 और 226 की बात करेंगे हम यहाँ पर, जो कि संवैधानिक उपचार में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में अधिकार प्राप्त हैं। ये चीजें अंबेडकर के कथनानुसार कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, ये जाना जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों की बात होगी, डीपीएसपी, जो कि राज्यों के लिए कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं, खासकर संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के दौरान। साथ ही साथ अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन करते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार बनाम नीति निषेध तत्वों का जो विवाद है दोस्तों, ये नया नहीं है। इन दोनों के बीच के विवादों का कैसे समाधान किया जाए, क्या हमारे पास दृष्टिकोण है इसको देखने का, और क्या है इनके बीच का विवाद, ये भी समझना होगा। मूल कर्तव्यों की बात करते हैं, हालांकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन 42वें और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों में भी कई नई बातें जोड़ी और घटाई गई या बदली गई हैं। तो क्या बदलाव हुए हैं उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति, जो कि हमारे प्रथम नागरिक के तौर पर जाना जाता है, उसकी शक्तियां, क्या वास्तव में राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है हमारे देश में? कब और किन परिस्थितियों में उसे रबर स्टाम्प बनाया गया, बनाने की कोशिश की गई? उसकी विशेष शक्तियां, उसकी वीटो शक्तियां, इसमें पॉकेट वीटो का नाम भी सबसे ऊपर आता है, जेवी वीटो जिसे हम कहते हैं, यानी जैल सिंह के समय में इसका इस्तेमाल हुआ था। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया यानी महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति की, इस पर क्या कभी कोई महाभियोग लगा है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली,
संघीय शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है, ये सब कुछ यहां हमें समझना होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, कैबिनेट की बात करेंगे, तो कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं हम लोग। साथ ही साथ उसमें राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं या सहायक या उप मंत्री होते हैं। इनमें क्या अंतर होता है, उनका वेतन भत्ता क्या है, कार्यकाल क्या है, सेवा की शर्तें क्या हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है। संसद की संरचना, हालांकि ये ब्रिटेन की संसदीय प्रक्रिया पर प्रणाली पर आधारित है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, सदस्यों की संख्या, डिलिमिटेशन जो कि प्रस्तावित है दोस्तों वर्ष 2026 में, जिसे हम परिसीमन के नाम से भी जानते हैं। और इसीलिए वर्ष 2025 में सरकार ने जनगणना कराने का जो है एक तरह से मन बना रखा है। तो कैसे होगी जनगणना और कैसे ये डिलिमिटेशन को प्रभावित करेगी, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। संसदीय समितियों का भी यहाँ पर बहुत महत्व होता है। क्या होती है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या फिर अनुशंसा समिति, बहुत सारी समितियां हैं। तो समिति में सदस्यों की संख्या, उनका कार्यकाल, उनका गठन, ये सारे सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। धन विधेयक और सामान्य विधेयक, साथ ही साथ धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। विशेष विधेयक की बात की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके अधीन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और न्यायिक व्यवस्था क्या ग्रामीण स्तर पर भी इंप्लीमेंटेड है, क्या होती हैं न्याय पंचायतें, ये सारे सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं जो स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन प्रणाली के संबंध में आपकी समझ को व्यक्त करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं दोस्तों, ये क्या होता है? पीआईएल क्या सचमुच ये जज मेड लॉ है जिसे हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका कहते हैं? क्या ये न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि है? क्या होती है न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि? क्या होती है प्राकृतिक विधि? क्या होती है नैसर्गिक विधि जिसे हमने कहा? ये सब कुछ अंतर हमें यहाँ पर समझना होगा। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। कितने प्रकार के रिट होते हैं और कौन सा रिट किस परिस्थिति में जारी किया जाता है, इससे रिलेटेड सवाल जैसे हैबियस कॉर्पस या मैंडमस वगैरह, क्यू वारंटो भी इसमें जोड़ा जाता है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के नजरिए से अगर देखा जाए तो न्यायिक सक्रियता का क्या मतलब होता है? एनजीटी जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहते हैं, जिसे 2010 में न्यायमूर्ति लोकेश्वर नाथ पंटा की अध्यक्षता में बनाया गया था। हाल ही में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर इसने रोक लगा दी, खासकर पन्ना टाइगर रिजर्व के संरक्षण को लेकर के। तो ये सारे सवाल भी आपसे पूछे गए हैं। संघीय ढांचा हमारा क्या होता है और केंद्र राज्य संबंध शक्तियों का उनके बीच विभाजन जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के बीच दिया गया है, इस पर आपसे जानकारी की मांग की जाएगी। तीसरी चीज दोस्तों, तीनों सूचियां, संघ सूचियां, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन क्या है, कौन सी शक्तियां किसके पास हैं, किसका क्या कर्तव्य या क्या दायित्व है, ये भी पूछा जाता है। वित्तीय संबंध और वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में क्या होता है वित्त आयोग, कौन गठन करता है, क्या काम है, कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, कौन सा हो चुका है, किसके कौन अध्यक्ष थे, ये प्रश्न आपके लिए हैं। संवैधानिक संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 42वां, 44वां और 73, 74, जिसमें से 42वें संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इसने हमारे संविधान के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित किया था। दूसरी चीज अनुच्छेद 370 जिसे हमने फिलहाल समाप्त कर दिया, 35 से जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, क्या था ये, कैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इसे पारित किया गया था और कैसे इसे निष्प्रभावित कर दिया गया, जिसके लिए हमने बिना किसी संशोधन के ये कर लिया, ये कैसे संभव हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था जो स्थानीय सरकार की बात करती है, 73 और 74वें संशोधन जिसमें बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र यहां पर किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की भूमिका और शक्तियां, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना कम नहीं आकी जा सकती। आपातकाल 52, 56 और 60, 352, 356 और 360 क्या होता है, कौन लगाया गया, कौन नहीं लगाया गया। राष्ट्रपति शासन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। इन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, वहां पर मैतेई और जो दूसरे अन्य समुदाय हैं उनके बीच जो मतभेद किन कारणों को लेकर के है, कैसे मणिपुर पूरा सिविल वॉर की आग में जल रहा था या जल रहा है, क्या कर रही हैं सरकारें, क्या कर रही है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, क्यों वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इन सारे प्रश्नों पर हमें आपको बात करनी होगी।
साथ ही साथ कुछ प्रमुख समितियों की बात करें जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि हमारे वर्तमान संविधान के निर्माण से पहले गठित की गई समिति है, सीएजी की। साथ ही यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन, सॉरी सीआईसी, ये सेंट्रल इलेक्शन नहीं है बल्कि ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग कहते हैं। इनकी संरचना, कार्यप्रणाली, जिम्मेदारियां, अध्यक्ष और कार्यकाल, वेतन भत्ते से जुड़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही इसके समसामयिक संवैधानिक मुद्दे भी दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, CSEAM इसे कहा जाता है दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बदला हुआ नाम है। क्या अंतर है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, ये सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे, जो समसामयिक या करंट अफेयर से जुड़े मुद्दे होते हैं। नागरिकता से जुड़े मुद्दे, इसमें निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया गोल्डन वीजा का जो प्रस्ताव है, ये सवाल खड़ा करता है दोस्तों कि अगर नागरिकता बेची जाएगी तो फिर भारत जैसे देशों के द्वारा दी जा रही नागरिकता और एकल नागरिकता का क्या महत्व और क्या अस्तित्व रह जाएगा। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। फिर अगली चीज आप देख सकते हैं कि नागरिकता और संशोधन अधिनियम के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा, जिसका मैंने अभी पीछे जिक्र किया, इस पर भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आप इन चुनिंदा टॉपिक पर एक कॉन्सेप्चुअल जानकारी की मांग जो आयोग कर रहा है, ये जानकारी अगर आप इकट्ठी करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप जोड़ पाते हैं दोस्तों तथ्यों को, तो 100% संभावना होती है इस विषय में आप पूरे नंबर उठा सकते हैं। यानी सबसे आसान होता है इस सब्जेक्ट में नंबर उठाना, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इसके लिए जरूरत है कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स पर समान पकड़ की, और उसके लिए लेकर आ रहा है एसएसजी गुरुकुल। देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने दिख रहा होगा बैच पर, यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए एक टारगेटेड बैच। ये बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 18 मार्च से, जिसके लिए हमने फीस को 5,000 से कम करके सिर्फ 3,500 रुपए आपके लिए तय किया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, जो कि पूरी तरह से आपको गारंटीड सफलता दिलाएगा, बहुत आराम से आप सफल हो सकते हैं अगर आप इन चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ पाएं, इस पर तैयारी कर पाएं, इस पर प्रैक्टिस कर पाएं, तो आपका ये सफर काफी आसान हो सकता है। और आपके इसी सफर को आपके लिए आसान बनाने की कोशिश में हम लेकर आए हैं ये स्पेशल बैच आपके लिए। इस बैच में क्लासेस जो होंगी दोस्तों, वो आपको लाइव भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड स्तर पर भी आप ये क्लासेस देख सकते हैं, यानी 24/7 कभी भी आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 4 मंथ इसकी ड्यूरेशन है दोस्तों। और इसके बाद हम आपके लिए प्री के बाद मेंस का भी एक बैच शुरू करेंगे, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने प्री ज्वाइन किया होगा बैच, उनके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस में हम मेंस की क्लासेस भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें न केवल आंसर राइटिंग की बात की जाएगी बल्कि उसके साथ साथ एक सिनॉप्सिस के बेसिस पर किस तरह की स्ट्रेटजी आपको अपनाने की जरूरत है, किन संकल्पनाओं का प्रयोग करके कैसे वर्तनी संबंधी गलतियों से बचकर आप अपने आंसर को अधिक प्रभावी बना सकते हैं, ये सारी चीजें, सारी चर्चाएं हम अपनी इस क्लास में करेंगे। हालांकि इस प्री की क्लास में दोस्तों सबसे बड़ी चीज कि हम इसमें आपको सभी तरह की स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराएंगे, जो कि डिजिटल और आपके ऑफलाइन मोड दोनों में होंगे। प्रीवियस पेपर्स की बुक आपको मिलेंगी दोस्तों, जो कि ये भी दोनों वर्जन में होंगी, यानी डिजिटल भी होंगी और आपके सामान्य प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल सकती हैं आपको। ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिससे आप अपने प्रगति का आकलन और मूल्यांकन कर पाएं। और हम आयोजित करेंगे आपके लिए डाउट सेशन, ताकि अगर आपको कोई टॉपिक कम क्लियर हुआ, आप समझ नहीं पाए उसकी कार्यप्रणाली, उसकी संरचना को, उसकी बनावट को या उसके सिद्धांतों को, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम करेंगे आपके लिए डाउट ग्रुप का निर्माण। और ये डाउट ग्रुप आपको मौका देगा सीधे हमसे इंटरेक्ट करने का और अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखने और प्रभावी मार्गदर्शन एवं मेंटरशिप प्राप्त करने का। तो दोस्तों, बिना देर किए अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो यकीन मानिए आपको ये बैच, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ 2,500 रुपए में आपको ये बैच उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि 4 महीने की वैलिडिटी के साथ आप अनलिमिटेड एक्सेस रखेंगे इस बैच का।
और समर्पित रहिए अपनी सफलता के लिए दोस्तों, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो एक लक्ष्य लेकर बिना किसी रुकावट के तमाम रुकावटों को दरकिनार करते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। क्योंकि नज़र जब मंजिल पर होती है दोस्तों, तो बात इसकी नहीं रह जाती, फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कैसे करना है, क्योंकि सवाल ये है कि क्या करना है। तो क्या पर ध्यान दीजिए, कैसे के तमाम विकल्प आपके सामने मिल जाएंगे। तो बने रहिए एसएसजी गुरुकुल के इस मंच पर मेरे साथ, और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। और जल्दी ही हमारी मुलाकात आपसे रेगुलर बेसिस पर होगी, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के आधार पर, रोज रात 8 बजे। तो इंतजार करिए दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।